मैं डॉक्टर इरशाद खानम स्वागत करती हूँ आप सभी का आपकी अपनी यूट्यूब चैनल आइला टॉक्स पर। मित्रों, मैं आपको भारतीय संविधान अधिनियम 1872 के कुछ प्रमुख वाद के बारे में आज इस वीडियो के माध्यम से बताने वाली हूँ। ये प्रमुख वाद ऐसे वाद है जो कि एलएलबी के स्टूडेंट के साथ साथ लॉ की कंपटीशन एग्ज़ाम वालों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन चूंकि ये एक प्रमुख वाद के रूप में क्वेश्चन आंसर के रूप में नहीं आते हैं, इसलिए मैं इसको एक बहुत ही शॉर्ट तरीके से समझाने वाली हूँ। कुछ स्टूडेंट्स ने ये सारे जो केसेस हैं इनके बारे में थोड़ा सा समझाने के लिए डिमांड की थी, तो उन्हीं स्टूडेंट्स की डिमांड पर मैं इसको आज समझा रही हूँ और मैं कोशिश करूँगी कि बहुत ही शॉर्ट में और अच्छे से उसको मैं आपको समझा सकूँ और आप लोगों को वो समझ में आ सके। फिर भी अगर किसी रीज़न से आपको ये केस समझ में नहीं आते हैं तो आप मुझे कमेंट से करके बता दीजिएगा, मैं फिर से उसको और अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूँगी। तो इसके प्रमुख जो वाद हैं जो कि एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं और कंपटीशन एग्ज़ाम में भी अक्सर पूछे जाते हैं, जो आपको याद होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट अगर आप पढ़ते हैं तो और अच्छे से पढ़ाई करते हैं तो इसको देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए हम बात करते हैं भारतीय संविधान अधिनियम 1872 के अंतर्गत कुछ प्रमुख वादों की। पहला वाद हम देखते हैं बेलफॉर बनाम श्रीमती बेलफॉर। ये लीगल रिलेशनशिप से संबंधित वाद है, विधिक संबंधों को स्थापित करने वाले वाद है। इसमें न्यायालय ने ये बताया है कि क्या दो लोगों के बीच में अगर इस तरह का कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि इन केसेस में है, तो क्या वो विधिक संबंध स्थापित करता है अथवा नहीं करता है। तो विधिक संबंध से लीगल रिलेशनशिप से रिलेटेड कुछ केसेस हैं, उनको हम देखेंगे आज। देखिए, पहला है बेलफॉर बनाम श्रीमती बेलफॉर। ये बात विधिक संबंध से संबंधित महत्वपूर्ण वाद है, जिसमें सर्वप्रथम इंग्लिश न्यायालय ने विधिक संबंध सृजित करने के आशय के सुप्रसिद्ध सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। बेलफॉर बनाम श्रीमती बेलफॉर का ये पहला ऐसा केस था जहां पर कि विधिक संबंध सृजित करने के आशय से संबंधित सिद्धांत को अपनाया गया था। यानी आप किसी के साथ अपना लीगल रिलेशनशिप को करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, यहाँ सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है, आशय, कि आपका आशय क्या ये था कि आप इस संबंध को स्थापित करें या ना करें। तो लीगल संबंध स्थापित करने के आशय से संबंधित ये पहला वाद था। इस वाद के तथ्य की अगर हम बात करें तो प्रतिवादी जो सिलोन अब श्रीलंका में है, वहाँ पे नौकरी करता था। वो अपने पत्नी तथा बच्चों के साथ इंग्लैंड गया। क्यों गया था? कुछ समय के लिए छुट्टियां बिताने के लिए। जब वो इंग्लैंड से वापस आने लगे तो स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण उसकी पत्नी को इंग्लैंड में ही रहना पड़ा। सीलोन आते समय उसने अपनी पत्नी को ये वचन दिया था कि मैं 3 पाउंड प्रति माह खर्च के लिए तुम्हें भेजता रहूँगा। कुछ समय तक तो उसने हर महीने अपनी पत्नी को पैसे भेजे, परंतु फिर किसी वजह से उन दोनों पति पत्नी के बीच किसी बात को लेके अनबन हो गई, मतभेद हो गया और इस मतभेद के कारण उसने जो पैसा था, जो 3 पाउंड प्रति माह भेजने की उसने जो बात की थी, उस बात से वो मुकर गया और उसने वो पैसे भेजना बंद कर दिए। कुछ समय के पश्चात उन लोगों का विवाद इतना बढ़ा कि उनके बीच में तलाक हो गया। पत्नी तलाक के समय तक जितना पैसा बनता था उसने उसे वसूल करने के लिए वाद लगाया। यानी जब से उसने पैसा देना बंद किया था तब से उनकी तलाक जिस डेट को हुई थी उस डेट के बीच में जितना भी उसका पैसा बनता था उसको वसूल करने के लिए उसने केस लगाया। अब निर्णय क्या हुआ इस केस में? इस बात को खारिज कर दिया गया। लॉर्ड एटकिन जो थे वो इसके जज थे और उन्होंने ये सिद्धांत प्रतिपादित किया कि पक्षकारों में
अनेकों ऐसे करार होते हैं जो हमारी विधि के अनुसार संविदा का परिणाम नहीं रखते हैं। दो लोग होते हैं, दो लोग आपस में कई बार ऐसा होता है कि कई बार ऐसा करार कर लेते हैं, एक दूसरे से वादा कर लेते हैं, एक दूसरे से बात कर लेते हैं, जो कि इतनी महत्वपूर्ण नहीं होती है, उनको हम करार के रूप में नहीं ले सकते, उनको हम विधिक संबंध के रूप में नहीं ले सकते हैं। तो इसलिए हमारी विधि के अनुसार संविदा ये परिणाम नहीं रखते हैं उनके करार। साधारणतः उन्होंने उदाहरण देके समझाया कि जैसे दो व्यक्ति थे, दो व्यक्तियों द्वारा इकट्ठे घूमने का वचन एक दूसरे को किया गया कि दो दोस्त हैं वो आपस में वचन कर लेते हैं कि आज शाम को हम लोग एक साथ घूमने के लिए चलेंगे। अगर उसमें से एक व्यक्ति घूमने के लिए नहीं जाता है तो दूसरा उसके लिए न्यायालय में केस नहीं लगा सकता। या फिर दो लोगों ने ये कहा कि आज हम होटल में चलकर भोजन करेंगे या खाना खाने जाएंगे, यानी कि भोजन के लिए अगर उन्होंने प्रस्तावना की है तो उसकी स्वीकृति साधारण परिस्थितियों में कोई भी ये नहीं कह सकता कि ऐसे वचन संविदा बन सकते हैं। अगर कोई एक साथ घूमने का वादा करे, कोई एक साथ खाना खाने के लिए वादा करे और वो अपने वादे से मुकर जाता है तो ये वचन जो है वो संविदा नहीं बन सकते हैं। पति पत्नी के बीच में भी अगर किसी प्रकार का कोई समझौता हुआ है तो ऐसे समझौते संविदा नहीं होते हैं और नहीं होना चाहिए। उनके लिए कोई प्रतिफल क्यों ना हो तब भी ये संविदा नहीं होंगे, क्योंकि पक्षकारों का आशय जो है वो संविदा करने का नहीं था। किसी भी संविदा के लिए इंटेंशन का होना, आशय का होना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और ये कुछ ऐसे रिलेशन होते हैं जहाँ पर कि संविदा का आशय नहीं होता है तो यहाँ संविदा नहीं हो सकती है। इसी वजह से इस केस में न्यायालय ने ये कहा है कि यहाँ पर लीगल रिलेशनशिप नहीं बनती है, इसलिए यहाँ पर जो वादी है वो केस को हार जाएगा। अब हम बात करते हैं अपने एक दूसरे महत्वपूर्ण केस की, रोज फ्रैंक एंड कंपनी बनाम क्रॉम्पटन ब्रदर्स लिमिटेड। क्रॉम्पटन ब्रदर्स लिमिटेड कंपनी जो है वो इंग्लैंड की कंपनी थी जो पेपर को प्रोडक्ट बनाती थी। जो पेपर के प्रोडक्ट होते हैं वो उसके निर्माण का काम करती थी। उनका एक सप्लायर एजेंट भी था जो अमेरिका के यूएसए में रहता था। दोनों के मध्य एक एग्रीमेंट हुआ कि क्रॉम्पटन ब्रदर्स लिमिटेड जो है वो माल को सप्लाई करेगी और रोज फ्रैंक एंड कंपनी जो है वो इस माल को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। उनके बीच ये पूर्ण रूप से संविदा की गई थी और उसमें एक शर्त ये भी रखी गई थी, मतलब उन लोगों के बीच में जब ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो उस कॉन्ट्रैक्ट के दौरान उसमें एक शर्त में ये कहा गया था कि ये अनुबंध नहीं है और न्यायालयों के क्षेत्राधिकार में, चाहे संयुक्त राष्ट्र के या इंग्लैंड के न्यायालयों में, कहीं पर भी इसको लागू नहीं करवाया जा सकता है। ये जो अनुबंध किया जा रहा है, ये जो संविदा की जा रही है, ये सिर्फ आपसी समझदारी के लिए है और कोई भी पक्ष जो है वो संविदा पालन में असफल होता है तो वह दस्तावेज न्यायालय में मान्य नहीं होगा। देखिए, दो कंपनियां थी, क्रॉम्पटन ब्रदर्स लिमिटेड, ये इंग्लैंड की कंपनी थी और ये क्या करती थी, पेपर के प्रोडक्ट बनाती थी और उनका एक एजेंट था जो उनके माल को सप्लाई करता था अमेरिका के यूएसए में। अब दोनों के बीच में, जिसका नाम क्या था, रोज फ्रैंक एंड कंपनी, दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि उसने कहा कि क्रॉम्पटन ब्रदर्स ने कहा कि मैं अपना माल बनाऊंगा और रोज फ्रैंक के ने ये कहा कि वो उस माल को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। दोनों के बीच में संविदा हो गई, पर उन्होंने संविदा में एक शर्त को डाल दिया था। क्या डाल दिया था शर्त उन्होंने, कि ये जो हम संविदा कर रहे हैं या जो भी हमने एक अनुबंध किया है, ये अनुबंध केवल हमारा आपसी समझौता है, ये हमारी समझदारी के लिए, हमने अपने आपसी संबंधों के लिए हमने इस एग्रीमेंट को किया है। इस एग्रीमेंट का इस्तेमाल न्यायालय में नहीं किया जा सकता है। अगर दोनों में से कोई भी पक्ष अपनी संविदा को पालन नहीं करता है या अपनी संविदा पालन करने में असफल हो जाएगा तो वो दूसरा पक्षकार जो है वो न्यायालय में जाकर उस
केस को उस दस्तावेज के आधार पर न्यायालय में केस नहीं लगा सकता है। ये इन दोनों के बीच में उस एग्रीमेंट में एक शर्त रखी गई थी। अब क्या हुआ कि दोनों के बीच में काम शुरू हो गया। अब क्राफ्टन ब्रदर्स लिमिटेड को रोज फ्रैंक एंड कंपनी का जो कामकाज का तरीका था वो ठीक नहीं लग रहा था। वो उसके काम से खुश नहीं था और उसने अपनी संविदा को निरस्त कर दिया। रोज फ्रैंक एंड कंपनी चूँकि उसका कॉन्ट्रैक्ट निरस्त हो गया था और चूँकि उन लोगों के एक एग्रीमेंट भी बना हुआ था, तो उसने उनके खिलाफ संविदा भंग का केस लगाया। फैसला वहाँ पर उसके पक्ष में आया। क्राफ्टन ब्रदर्स लिमिटेड ने इस फैसले के खिलाफ फिर अपील दायर की। अब अपीली न्यायालय के समक्ष जो विचारणीय बिंदु थे वो बिंदु ये थे कि क्या संविदा में ऐसी शर्त डाल सकते हैं जो ये कहे कि ये संविदा विधिक संबंध स्थापित नहीं करती है, ये सिर्फ आपस में समझौता है। अगर समझौता नहीं चले तो न्यायालय में मामला नहीं ले जा सकते हैं। क्या ऐसी कोई शर्त कॉन्ट्रैक्ट में डाली जा सकती है? इस बात के अगर निर्णय की हम बात करें तो अपीली न्यायालय के न्यायाधीश लॉर्ड एटकिन ने अपने निर्णय में ये कहा कि ये संविदा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि दोनों पक्षकारों का विधिक संबंध स्थापित करने का कोई आशय नहीं था। संविदा में जो एग्रीमेंट किया गया था उसमें उन्होंने एक शर्त लगा दी थी और शर्त ये थी कि अगर किसी को भी एक दूसरे से कोई प्रॉब्लम होगी तो वो किसी भी न्यायालय में नहीं जाएंगे और ये दस्तावेज जो उनका अनुबंध है, जो एग्रीमेंट है, उसको लेकर अगर वो न्यायालय में जाते भी हैं तो न्यायालय में वो दस्तावेज मान्य नहीं होगा। ये उन लोगों की एक शर्त पहले से ही थी और उस शर्त को दोनों लोगों ने एक्सेप्ट किया था। तो यहाँ सीधा सा अर्थ ये निकलता है कि पक्षकारों के बीच में विधिक संबंध स्थापित करने का कोई आशय नहीं था। किसी भी संविदा में आशय का होना एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। संविदा में ये स्पष्ट दिख रहा था कि पक्षकार विधिक संबंध में नहीं रहना चाहता था। क्राफ्टन ब्रदर्स लिमिटेड ने ये सिद्ध किया कि यह केवल आपसी समझौता था और इस आधार पर रोज फ्रैंक एंड कंपनी इस बात को हार गई थी। अब विधिक संबंध से रिलेटेड एक और केस है मेरिट बनाम मेरिट। इस वाद में पति पत्नी के मध्य एक संविदा की हुई थी और वो संविदा ये थी कि पति जो है वो अपने मकान का एक लाभदायक हित यानी अपने मकान का एक ऐसा हिस्सा जिससे कि पत्नी को लाभ मिलता रहे। अब वो लाभ आर्थिक रूप से भी हो सकता है, तो उसने ये देने का उसने एक वचन दिया था, संविदा की थी। बाद में उसने ऐसा नहीं किया। मतलब पति पत्नी के बीच में एक करार हुआ। उस करार में पति ने ये कहा कि वो पत्नी को अपने मकान का एक ऐसा हिस्सा देगा जो पत्नी के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा, लेकिन वो अपने कही हुई बात से मुकर गया और उसने पत्नी को ऐसा कोई लाभदायक मकान का हिस्सा नहीं दिया और तो संविदा निरस्त हो गई। संविदा को निरस्त कर दिया गया। उसने पति ने जो है कॉन्ट्रैक्ट को भी निरस्त कर दिया। तो पत्नी ने वाद दायर किया और फिर निर्णय क्या हुआ? न्यायालय ने इस संविदा को विधिक संविदा मानते हुए संविदा प्रवर्तनीय ठहराई। मतलब यहाँ पर न्यायालय ने ये कहा कि दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, क्योंकि यहाँ पर प्रपोजल भी था, एक्सेप्ट भी किया था और साथ में प्रतिफल के रूप में लाभ भी था। यानी ये एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट था, एक विधिक संबंध था। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था जिसको कि ना तो कोई शर्त लगाई गई थी कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ये कुछ और भी बात। तो इसलिए यहाँ पर जो है विधिक संबंध का आशय माना गया कि उन दोनों के बीच में वास्तव में आशय था कि वो विधिक संबंध बनाना चाहते हैं और यही कारण था कि इसको एक विधिक संविदा माना और संविदा को प्रवर्तनीय ठहराया गया। अगले केस हम देखते हैं जो है भारतीय संविदा अधिनियम के अंतर्गत
प्रस्ताव का आमंत्रण से संबंधित। हार्वे बनाम फैंसी, ये जो वाद है, ये पूछताछ के उत्तर द्वारा प्रस्ताव के आमंत्रण पर आधारित महत्वपूर्ण वाद है। इस वाद के जो तथ्य हैं वो इस प्रकार थे, मतलब ये जो वाद है, ये वाद ऐसा है कि हमने किसी से पूछताछ, जैसे कोई प्रपोजल हमारे पास आता है, कोई प्रस्ताव आता है और हम उससे पूछते हैं कि भाई ये कितने का दिया है, फिर वो अपना जवाब देता है कि ये इतने का दिया है, तो ये उन महत्वपूर्ण बातों के ऊपर आधारित वाद है। तो क्या था इस वाद में, वो हम देखते हैं। हार्वे ने फैंसी को तार द्वारा पूछा कि क्या आप अपना बम्पर हॉल पेन मुझे बेचेंगे, और तार द्वारा उसका नगद मूल्य बताएं। भाई हार्वे जो था उसने क्या किया, उसने फैंसी को तार किया और तार करके पूछा कि जो तुम्हारे पास बम्पर वॉल पेन है, हॉल पेन है, क्या उसको तुम मुझे बेचोगे और कितने में बेचोगे ये भी मुझे बताओ तार करके। तार के उत्तर में फैंसी ने तार द्वारा ही उत्तर दिया और कहा कि बम्पर हॉल पेन का कम से कम नगद मूल्य जो है वो 900 पाउंड है। परंतु इस तार में फैंसी ने ये व्यक्त नहीं किया कि वह उस मूल्य पर उसे बेचने को तैयार है। तार मिलने के पश्चात हार्वे ने फिर तार दिया कि तुम्हारे द्वारा बताए गए 900 पॉइंट जो पॉइंट का मूल्य है उस पर मैं तुम्हारे बम्पर बॉल पेन को खरीदना चाहता हूँ। इस अंतिम तार का फैंसी ने कोई उत्तर नहीं दिया और इस पर हार्वे ने फैंसी पर न्यायालय में वाद दायर कर दिया। अब यहाँ आपको केस समझ में आ गया होगा कि हार्वे नामक व्यक्ति है, उस फैंसी नामक व्यक्ति के पास एक बम्पर हॉल पेन था और वो उसकी कीमत जानने के लिए हार्वे ने उसको तार किया और ये पूछा कि आपके पास पेन है तो मैं उस पेन को खरीदना, क्या आप उसको बेचोगे, मैं खरीदना चाहता हूँ, उसका नगद मूल्य क्या है। फैंसी ने तार के जवाब में ही तार का जवाब दिया और ये कहा कि उसका नगद मूल्य 900 पाउंड है, पर उसने ये कहीं नहीं कहा कि वो उसको बेचना चाहता है। परंतु इस तार में फैंसी ने ये नहीं कहा। अब तार मिलने के पश्चात हार्वे ने फिर उसको तार किया और उसने कहा कि तुमने जो कीमत बताई है उस कीमत पे मैं इसको खरीदने के लिए तैयार हूँ। इस तार का जवाब फैंसी ने उसको नहीं दिया तो हार्वे ने फैंसी के ऊपर केस लगा दिया। अब इसमें निर्णय क्या हुआ था, न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि दोनों के मध्य किसी भी प्रकार की कोई संविदा नहीं हुई थी, क्योंकि हार्वे ने फैंसी से अपने प्रथम तार में दो बातें पूछी थी। क्या पूछी थी, पहला ये कि क्या तुम बम्पर हॉल पेन बेचोगे और दूसरा उसका न्यूनतम मूल्य क्या है। फ्रेंच ने केवल दूसरी बात का उत्तर दिया कि उस पेन का मूल्य 900 पाउंड है। पहली बात का उत्तर उसने नहीं दिया कि वह बम्पर बॉल पेन बेचेगा या नहीं बेचेगा। केवल पूछताछ का उत्तर देने से या फिर मूल्य बता देने मात्र से कोई विधिक दायित्व उत्पन्न नहीं होता है और ये नहीं कहा जा सकता है कि प्रस्ताव का आमंत्रण दिया गया है। यहाँ उसने किसी भी प्रकार का कोई प्रस्ताव नहीं दिया था। आप दूसरा केस देखते हैं। फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बनाम वुड्स केमिस्ट लिमिटेड। जब एक दुकानदार अपने माल को अलमारी में प्रदर्शित करके रखता है और हर वस्तु पर उसकी कीमत लिख देता है तो उस कीमत पर बेचने का वो प्रस्ताव नहीं है। अगर कोई दुकानदार है, उसने अलमारी में अपने माल को जमा रखा है और उसके नीचे उसने कीमत लिख दी है, तो इसका मतलब ये कभी भी नहीं है कि वो उसी कीमत पर उसको बेचने का आपसे प्रस्ताव कर रहा है। ये बात इस वाद में कही गई। लॉर्ड गोडार्ड ने इस वाद में निर्णय देते हुए कहा कि ये कहना गलत होगा कि दुकानदार अपनी दुकान की प्रत्येक वस्तु उस प्रत्येक व्यक्ति को बेचने का प्रस्ताव करता है जो वहां आता है और कहता है कि प्रस्ताव स्वीकार है। बहुत सी पुस्तक विक्रेताओं के यहाँ कई ऐसे व्यक्ति भी आते हैं जो पुस्तकों को उठाते हैं, देखते हैं, फिर भी खरीदते नहीं हैं। अतः जब तक दुकानदार के पास ग्राहक अपनी मनपसंद पुस्तक लाकर ये नहीं कहता कि उसे अमुक पुस्तक खरीदनी है,
और दुकानदार उसकी स्वीकृति नहीं दे देता, तब तक कोई भी संविदा दुकानदार को बाध्य नहीं कर सकती। अगर किसी ने एक ड्रेस है और वो टांग रखी है और उस पर कीमत भी लिखी है, और पर इसका मतलब ये नहीं हुआ है कि आप गए हो और आपको ड्रेस पसंद आ गई है तो आपका कॉन्ट्रैक्ट दुकान वाले से हो गया और आप उसको ले लोगे। दुकान वाला चाहे तो आपको उस ड्रेस को देने से मना भी कर सकता है। जब तक दुकान वाला स्वीकृति नहीं देगा तब तक आप लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। अगला केस हम देखते हैं, हैरिस बनाम निकर्सन। ये वाद नीलामी द्वारा प्रस्ताव के आमंत्रण पर आधारित है। इसके तथ्य क्या थे? इस वाद में निकर्सन ने ये विज्ञापन दिया कि उसका कुछ वस्तुएं लंदन से दूर एक निश्चित स्थान पर नीलामी द्वारा विक्रय करने का विचार है। ऐसा उसने एक विज्ञापन दिया। इस विज्ञापन को पढ़ा और इस विज्ञापन के आधार पर हैरिस जो है वो लंदन में उस निश्चित स्थान पर पहुंचा जहां पर कि उसने नीलामी द्वारा विक्रय करने के विचार व्यक्त किया था। तो वहां पर हैरिस जो है वो पहुंच गया। वहां जाकर उसको ये पता चला कि नीलामी जो है वो रद्द कर दी गई है। इस पर हैरिस ने निकर्सन पर संविदा भंग करने का वाद चलाया कि उसने एक प्रस्ताव दिया था, प्रस्ताव का आमंत्रण दिया था और उसके आमंत्रण को मैंने स्वीकार कर लिया था, मैं उस जगह पे पहुंच गया था तो हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया और इसने अपने कॉन्ट्रैक्ट को भंग किया है। अब यहाँ निर्णय क्या दिया था? न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि निकर्सन ने विज्ञापन द्वारा प्रस्ताव के लिए आमंत्रण की इच्छा प्रकट की थी। वास्तव में उसने कोई प्रस्ताव नहीं रखा था। उसने ये नहीं कहा था कि इस दिन यहाँ पर नीलामी हो रही है। उसने ये कहा था कि इस दिन मेरा वहाँ नीलामी करने का विचार है। तो न्यायालय ने ये कहा कि उसने अपनी इच्छा प्रकट की थी, उसने कोई प्रस्ताव नहीं रखा था। अतः ऐसी घोषणा की स्वीकृति संविदा को जन्म नहीं दे सकती है। तो मित्रों, ये कुछ ऐसे केसेस हैं जो कि भारतीय संविदा अधिनियम के प्रमुख वादों की श्रेणी में आते हैं, जो कंपटीशन एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं और लॉ के स्टूडेंट से भी ये उनके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो आप लाइक करिए और ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। कमेंट्स के साथ साथ लाइक शेयर करिए और मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।